हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के हम डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे इसमें। वैसे तो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के 4 एस्पेक्ट हैं जिन पर हमारा डिस्कशन रहेगा। एक रहेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर वन डायमेंशंस, हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 2D, हार्मोनिक ऑसिलेटर 3D। 3 तो पोर्शन हमारे ये रहेंगे। और इसके साथ साथ ही हार्मोनिक ऑसिलेटर फिर 2 फॉर्मों में हम लेंगे, डिस्कस करेंगे। एक होगा आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर और एक होगा हमारा एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एक एनालिसिस तो हमारा ये चलेगा और दूसरा जो एनालिसिस चलेगा इसी के पैरेलल में वो चलेगा क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मीन्स क्लासिकली हम कैसे इसे डिस्कस करें। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैं अंतर भी बताना चाहूँगा कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ रिजेंबल करती हैं, कहाँ इनमें डेविएशन ज़्यादा आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसका एक फेज हमारा ये भी होगा जहाँ हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अप्लाइड प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, उन्हें कैसे हैंडल करें। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी रेगुलर पूछे जाते हैं। इसमें हम डीजेनरेसी भी पढ़ेंगे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर 2D और 3D में डीजेनरेसी कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, क्या क्या फर्दर स्कोप है। वो एक मेरा टॉपिक रहता ही है जिसमें मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ कि क्या आ चुका है और क्या आने वाला है। तो ये इस टॉपिक की रूपरेखा है जिसमें हमें पढ़ना है। मैं शुरुआत जो कर क्लासिकल एनालिसिस से, क्लासिकली हम इसे कैसे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो रहता है उसमें क्या होता है कि एक हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब कोई पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तो उस पर रेस्टिवेटिव फोर्स काम करता है और जो रेस्टिवेटिव फोर्स करता है वो पार्टिकल के जिधर को पार्टिकल मोशन करता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और उसका जो रेस्टिवेटिव फोर्स है बेसिकली वो उसे इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है और चाहता है कि पार्टिकल किधर की तरफ आए, सेंटर की तरफ आ जाए और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आए। तो बेसिकली यहाँ जो मोशन होती है वो मोशन अंडर हुक्स लॉ होती है। क्वेश्चंस जो है कई फॉर्मों में बदल के आ जाता है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि मोशन अंडर हुक्स लॉ है, उसको इलोबरेट करके समझाइए, तब भी आप ये समझें कि वो इनडायरेक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर को पूछ रहा है। तो इसमें जो एक सिंपल डायग्राम है मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा ऐसे कि ये हमारा एक सिंपल डायग्राम है। यहाँ ये पॉइंट जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मुझे उम्मीद है ये भी सब जानते होंगे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का केस है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है वो ये भी मैं बता दूं। अगर आप पूरी एटॉमिक फिजिक्स को पढ़ें तो पूरी की पूरी एटॉमिक फिजिक्स तो इसी के ऊपर बेस है और एटॉमिक फिजिक्स के अलावा सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा इसका यूज है। खासतौर से जो एटॉम के जो हमारा लेटेस्ट के एटम्स होते हैं वो बेसिकली एसएचएम ही करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम मोशन होती है जब हमारा लेटेस्ट के जो एटम्स है वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजिशन पे। तो हम सब जानते हैं कि जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 तरीका की होती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ द मैटर्स। उनमें हम लेकर चलते हैं मैटर्स की जो फॉर्म है खासतौर से एक हमारी सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक गैसियस स्टेट होती है। तो सॉलिड जो है, सॉलिड जो सबस्टेंस कहलाते हैं, उनके सॉलिड के जो लेटेस्ट एटम है वो अपनी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट मोशन करते हैं। जैसे सॉलिड है वहाँ पे क्या होगा, सॉलिड को भी हम जैसे पढ़ते हैं तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में पढ़ते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो लेटेस्ट के एटम्स है वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं और जब हम उसकी अवस्था परिवर्तित करना चाहते हैं तो उन्हें हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है कि उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है और हार्मोनिक ऑसिलेटर से जो उनके वाइब्रेशन है वो एनहार्मोनिक में बदल जाते हैं। फिर भी अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो अपनी जो मीन पोजीशन है उस पर वापस आने से मना कर देते हैं और वो थर्मल एनर्जी उन्हें इतना डिस्टॉर्ब कर देती है कि वो सबस्टेंस अपनी स्थिति बदल जाता है, तब वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाते हैं। फिर भी अगर हम हीट से उनका पीछा करते हैं तो फिर क्या होता है, जब लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड, तो हम देखेंगे कि अगर हम लगातार हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसका फिर टेम्परेचर राइज होता चला जाता है और सबस्टेंस बाद में पता वेपर बन जाता है अगर हम लगातार हीट दें। तो अगर किसी सबस्टेंस की शेप को चेंज करना है तो उसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अगर हमें बनाना होता है तो उसके लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है। इसमें जो कंसेप्ट है खासतौर से मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इस बात को
क्योंकि जब तक हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन होती रहेगी, सॉलिड का लेटेस्ट आइटम अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहेगा और दोनों तरफ मींस जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे दोनों तरफ अगर वो बराबर एम्पलीट्यूड तक जाता रहेगा तब तक उसकी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे ही एनहार्मोनिसिटी पैदा होती है हीट एनर्जी देने से, एनहार्मोनिक का मतलब क्या होता है, एक तरफ को ज्यादा वाइब्रेशन करने लगे, ज्यादा एम्पलीट्यूड तक जाए, दूसरी तरफ को कम जाए। एक समय ऐसा आ जाता है कि पता चला वो दोनों तरफ जाने से रिफ्यूज ही कर देता, बल्कि एक ही तरफ को मूव करने लगता है, तब समझो उसकी अवस्था परिवर्तन की संभावना बन गई है। फिजिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग लेकर पढ़ा करो। बेसिकली क्या तुम ये नहीं समझ पाते हो कि जो हमारा जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं इनके कुछ फायदे हैं, इनके कुछ एप्लीकेशन पोर्शन है। अगर हमें ये पता हो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो चीजों को समझो, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। बेसिकली टीचर को जस्टिस करना इस चीज में बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार के जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स आती हैं वो अलग होती हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स अलग होती है। लेकिन जब आप इंटरव्यू एस्पेक्टों पे जाते हो तो आपका थ्योरेटिकल फिजिक्स बहुत साउंड होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू में केवल तभी क्वालिफाई करते हो जब आपका मैथमेटिक्स मजबूत ना हो बल्कि आपकी फिजिक्स मजबूत हो। क्योंकि हम बेसिकली वो चाहते हैं कि आप फिजिक्स बोलें। कॉम्पिटिशंस जो रिटन एग्जाम है वो तब क्वालिफाई होते हैं जब आप मैथ में शामिल होते हैं। मीन्स जो मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्शन है उसे तुम कैसे अप्लाई करते हो, कितनी अप्लाई प्रॉब्लम्स कर लेते हो, उससे रिटन एग्जाम पास होता है। एनीवे यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पार्टिकल था वो यहाँ से चला एक्स डिस्टेंस पे, तो रेस्क्यूइंग फोर्स ने इसे वापस लाने का प्रयास किया, और रेस्क्यूइंग फोर्स जब इसे वापस लाने का प्रयास करेगा तो रेस्क्यूइंग फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या कहलाता है, दिस इज सेड टू बी हुक्स लॉ, हुक का नियम। जितना ज्यादा मीन पोजीशन क्यों इसको कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ मध्य है, तो क्या होगा, जितनी यहां से दूर होगा पार्टिकल रेस्क्यूइंग फोर्स उतना ही ज्यादा काम करेगा। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण रेस्क्यूइंग फोर्स इसलिए होते हैं कि जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है तो अवस्था में परिवर्तन के बाद में पार्टिकल को वापस लाने का जो प्रयास करते हैं वो रेस्क्यूइंग फोर्स ही होते हैं। रेस्क्यूइंग फोर्स सदा जहां से पार्टिकल जहां है उसे उसी पोजीशन में रखना चाहते हैं। जैसे अगर याद हो आपको कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसे ही फोटोन इंपोज होता है एक्सरे का, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिकॉइल होता तो रेस्क्यूइंग फोर्स उसे फिर उसी पोजीशन में ले आते हैं। लेकिन रेस्क्यूइंग फोर्स की एक अपनी लिमिट होती है, ऑलवेज नहीं ला पाते। कई बार क्या होता है, डैमेज ऐसा हो जाता है, देखो कोई सिस्टम जैसा है वो सदा ऐसा ही रहना चाहता है, एक उसकी प्रॉपर्टी है। अब आपने क्या किया, उसमें उसकी पोजीशन में परिवर्तन कर दिया तो सदा ये कोशिश करेगा कि वो पोजीशन रिटेन कर जाए। लेकिन कई बार इम्पैक्ट ऐसे होते हैं कि वो पोजीशन रिटेन हो नहीं पाती। अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझना चाहते हैं, ये भी समझे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन से होती है, एसएचएम का एक केस होता है जो हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं फ्रैक्शन एब्सेंट हो। प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी होती नहीं, जैसा हम इसे पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि फ्रैक्शन एब्सेंट होना चाहिए। आप कहीं भी मोशन करा रहे हैं तो कहीं ऐसा होगा नहीं फ्रैक्शन एब्सेंट हो। क्यों, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी गैसेज हैं, तो उनके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल जो होंगे, जब कोई भी पार्टिकल मोशन करेगा, एसएचएम करेगा, तो उसके पार्टिकल उसके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। जब मोशन को वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो ऐसा कैसा होगा कि मोशंस की जो रिटेनेशन कैपेसिटी है वो एसएच बनी रहे। तो जो आइडियल एसएचएम जो है वो कभी नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर एम्पलीट्यूड को, मोशन के एम्पलीट्यूड को बहुत छोटा करें, जैसे हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल्स में कल एक बच्ची आई, वो कैटस बार पेंडुलम का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रही थी। अब उसका बार बार जी स्मॉल जी हमें देखता, वो बार बार बताती, सर मेरा तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 12 आ रहा, 13 आ रहा, क्या कारण है सर, बार बार मैं कैलकुलेशन करती हुई आता। तो पता चला वो एम्पलीट्यूड को बहुत लार्ज कर रही थी, तो एसएचएम ट्रू सेंस में वो मोशन हो ही नहीं पाती। तो क्या कि बहुत स्मॉल जो वाइब्रेशंस होते हैं उनके लिए एसएचएम मिल पाता है। तो रेस्क्यूइंग फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तभी हमारी एसएचएम होती है। और यहाँ पे अगर हम फोर्स की वैल्यू को यहाँ से माइनस dv/dx लें और रेस्क्यूइंग फोर्स अपोजिट दिशा में काम करते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k ले लें, तो इसको मैं लिख पाऊंगा -dv/dx -dx। फिर से देखिए कहां से लिया मैंने, फोर्स जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जाम्पल है। कंजर्वेटिव फोर्स में फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है कि फोर्स होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
तो ये माइनस डेल अपॉन डेल एक्स हो गया। फिर पोजिशन की जगह के ले आया और नेगेटिव साइन क्यों लिया? क्योंकि रेस्टोरेंट फोर्स अपोजिट दिशा में पार्ट के इधर जा रहा है, रेस्टोरेंट फोर्स इधर पे काम कर रहा है। यहां से हमारे पास v निकल गया। v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? v यहां से आ गया हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सदा ले लो a, कैपिटल A क्या हो गए हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू को कैसे वैल्यूएट करें? जब हमारा यहाँ x 0 था, यहाँ पे पार्टिकल के पास केवल काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी रहती है? 0। इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों पॉइंटों पे पोटेंशियल एनर्जी V क्या होता है? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0। यहाँ पे भी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी 0। ये चीज तो हमें पता ही होनी चाहिए। जब हम x की वैल्यू को हम 0 ले लेंगे, यहाँ x क्या ले लिया हमने? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी थी? 0। तो v 0 था, तो v का फॉर्मूला v x आ गया हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। k क्या कहलाता है? Here k is said to be फोर्स कांस्टेंट। मैं क्लासिकल एनालिसिस दे रहा हूं पहले लेक्चर में। क्लासिकल के बाद फिर थोड़ा लंबा टॉपिक जाएगा मेरा, क्वांटम मैकेनिक्स का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, फिर तीनों की कंपैरिजन कर रहा हूँ दोनों की, और फिर उसके बाद इस पे अप्लाइड प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। काफी लेंथी टॉपिक है ये, काफी समय भी लेगा। तो भी हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। अगर हम एनर्जी देखें कि एनर्जी हम कैसे लिखें, तो एनर्जी का जो हमारा सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन होता है, एनर्जी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जिसे कहते हैं, वो के प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है यहाँ पर बच्चों? उसको ले लें px स्क्वायर अपॉन 2m। और पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एनर्जी हमारी px स्क्वायर अपॉन 2m, मुझे उम्मीद है सब जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर अपॉन 2m लिखते हैं। x इसलिए लगा दिया क्योंकि मोशन को हम किस दिशा में ले रहे हैं? केवल x एक्सिस। तो यहां से जो वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन हमारा बन के आ गया px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस x स्क्वायर अपॉन 2e अपॉन k इक्वल टू 1। अगर मैं इसकी कंपेरिजन करूं इस रिजल्ट की, तो रिजल्ट मेरा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इस फॉर्म में है। तो पाथ कैसा आ गया? इलिप्टिकल पाथ। कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे मैं कहता हूं, पूछता है x और px कर्व की जो शेप होगी, वो पूछता है शेप बताइए कैसी होगी। तो आप आंसर क्या बात करेंगे? इलिप्स। इसको फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। यहां अगर मैं इसका डायग्राम भी प्लॉट करना चाहूं कि इसका मैं डायग्राम प्लॉट कर दूं, तो मेरा देखो इस तरीका का ये डायग्राम इसका बन के आएगा। ये जो वैल्यू है ये 2b होती है, क्या कहलाते हैं? b कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस। b को हम क्या कहते हैं? सेमी माइनर एक्सिस। और a को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, सेमी मेजर एक्सिस। और ये हमारा पूरा जो होता है वो होता है 2a। तो ये a बन गया और ये b बन गया। अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं, ये मेरी x एक्सिस है और ये हमारा px होगा मोमेंटम। तो अगर इन दोनों की आपस में मैं कंपैरिजन करता हूं, तो a स्क्वायर मेरा बन गया बच्चों कितना? 2m।
और यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई, 2e/k। तो ए हमें कैलकुलेट हो गया कितना, √2me। प्लस माइनस का आएगा, ये प्लस माइनस समझ रहे हो, ये प्लस और ये माइनस, और बी की वैल्यू प्लस माइनस √2e/k। तो √2e/k और माइनस √2e/k। मैं 4 कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बताता हूं यहां से क्या क्या आते हैं। एक क्वेश्चन यहां से आता है, रेगुलर पूछा जाता है, क्या कहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर Vx और x के बीच में हम कर्व खींचें, Vx और x कर्व, तो इसकी शेप पूछता है। क्या आंसर मार्क करोगे, Vx और x कर्व, पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन है। y, Vx को एक तरीका से y मान लो, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर नहीं बन गया, और एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई कैसी इक्वेशन कहलाती है, पैराबोला। अगर मैं इसे प्लॉट भी करना चाहूं तो मैं इधर प्लॉट करता हूं इसे। बेसिकली ये तो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट। इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है। कई बार हार्मोनिक ऑसिलेटर में फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी पूछता है, तब आंसर मार्क करेंगे, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी होती है इलिप्स। इसमें कई बार एक्स पी एक्स कर्व पूछता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि एक्स और वी एक्स में अगर हम कर्व खींचेंगे तो वो कैसा होगा, तब भी आप इलिप्स ही आंसर मार्क करना। ध्यान दो मेरी बात पे, ये पी एक्स की जगह पे मैं एम वी एक्स लिख दूं, पी बराबर एम वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो पी एक्स की जगह पे मैं अगर एम स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर लिख दूं और एम स्क्वायर को यहां नीचे ले आऊं, तब भी इक्वेशन उसी फॉर्म में बनी रहेगी। तो 4 क्वेश्चंस यहां पे महत्वपूर्ण क्या हो गए। अगर वो पूछता है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी बताएं हार्मोनिक ऑसिलेटर की, आंसर आप इलिप्स मार्क करेंगे। अगर एक्स वी एक्स में कर्व पूछता है तब भी आंसर आप कैसा मार्क करेंगे, इलिप्स। अगर वो एक्स और वी एक्स में पाथ पूछता है तो आप आंसर मार्क करेंगे कैसा, पैराबोला। और अगर रेस्टोरिंग फोर्स कहता मोशन किस फोर्स के अधीन हो रही है, तो आप मार्क करेंगे मोशन अंडर हुक्स लॉ, हुक के नियम के तहत। क्या कहता है हुक का नियम, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है ऐसे ऐसे उसके ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। क्लियर हो गई बात, ये बात समझ आती है या नहीं आती। अगर हमसे Vx और x का कर्व खींचता है तो भी हमें पता होना चाहिए हम कैसे कैसे कर्व खींचे। मैं कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं बताता हूं। कर्व तो मैं खींचूंगा ही, Vx के और काइनेटिक एनर्जी कर्व अभी खींचूंगा थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मुझे बोलनी है, उसको सुने। यहां इस इलिप्स का एरिया पूछ लेता है, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा इस केस में फेज स्पेस के लिए। हालांकि उसे एरिया ना कह के फेज स्पेस के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, वॉल्यूम। फेज स्पेस के लिए उसे एरिया नहीं कहते, वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो वो हमारा पाई ए बी होगा। क्यों, इलिप्स का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो पाई ए बी होता है, सर्किल का पाई ए स्क्वायर होता है। ए यहां पे सेमी मेजर एक्सिस और बी क्या है, तो यहां पे वैल्यू रख दो। पाई ए की वैल्यू कितनी, मैग्नीट्यूड में ले लो केवल, √2me, और बी कितना, √2e/k। तो क्या आ गया यहां से बच्चों, 2 पाई ई और √m/k। और जिन्हें ना पता हो उन्हें मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर, वो हमारा होता है k/m, और ओमेगा जो होता है k फोर्स कांस्टेंट है, m मास है, ओमेगा होता है हमारा √k/m। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहां से निकालते हैं हम 2 पाई/ओमेगा, और इसे हम लिखते हैं 2 पाई √m/k, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे मैं इसको कितना लिख सकता हूं,
ये मेरा आ गया 2 पाई ई, और बताना अपॉन ओमेगा नहीं आ गया। टू पाई ई अपॉन ओमेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? आप सोच रहे होंगे कि सर यहां से क्वेश्चन भी बता दें, क्वेश्चन क्या आ सकता है। और अगर यहां से ध्यान देना तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई म्यू होती है। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, म्यू फ्रीक्वेंसी है सिंपली, तो इसको मैं लिख सकता हूं ई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 पाई की जगह पे म्यू ले आऊं, और म्यू यहां से कैसा होगा? 2 पाई न्यू तो हो जाएगा हमारा रूट के बाई एम, और फ्रीक्वेंसी म्यू की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। थोड़ा सा भी अगर आपके पास हल्की सी भी बैकग्राउंड अगर है, मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड तो आपकी नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अगर थोड़ा सा भी अगर आप जाएं तो नंबर ऑफ फेज सेल जब हम कैलकुलेट करते हैं कि फेज सेलों की संख्या निकालें, तो एन जो होता है नंबर ऑफ फेज सेल, वो हमारा फेज स्पेस का वॉल्यूम डी एक्स डी पी एक्स अपॉन एच होता है। ये होता फॉर्मूला किसमें? 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में कौन से में? एक्स और पी एक्स 2D हो गई है। एक्स तो हो गई पोजीशन और पी एक्स हो गया मोमेंटम स्पेस। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, कितनी आ रही थी? ई अपॉन न्यू, और ऐसे प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई अपॉन एच न्यू। मैं साथ साथ आपको बता दूं, इसके अंदर मैंने सब क्लासिकल मैकेनिक्स से अप्रोच की थी। ये सब क्लासिकल अप्रोच है ये पूरी, लेकिन यहां जैसे ही मैं फेज सेल पे गया और मैंने प्लैंक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया तो मैंने क्वांटम अप्रोच शुरू कर दी। तो क्लासिकल मेरा यहां तक चल रहा था। ये सब एरिया ऑफ इलिप्स, ये जो मैंने कैलकुलेट किया था, ये सब क्या था? ये सारा का सारा क्लासिकल अप्रोच थी। और यहां पे जैसे ही इंट्रोड्यूस फील्ड सेल का कंसेप्ट ले आया तो क्वांटम मैकेनिक्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि एच आते ही मतलब समझो इसका क्या है, मतलब भी समझो, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं समझोगे। मतलब यह है कि अगर हम एक्स पी एक्स स्पेस के अंदर, इस रीजन के अंदर, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी के अंदर एक छोटी सी सेल लें तो वो डी एक्स और डी पी एक्स इतना सपोज किया इस रीजन को कवर करती है एक्स एक्सिस पे, इसकी डायमेंशन डी एक्स है, और इस पे पी एक्स वाले पे डी पी एक्स है। तो जो ये छोटा सा छोटा सेल होगा, ये डी एक्स डी पी एक्स होगा, इसका होगा तो ये एरिया, लेकिन इसे वॉल्यूम बोलते हैं। क्योंकि एरिया इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एरिया की डायमेंशन तो मीटर स्क्वायर होनी चाहिए थी, और एक्स और पी एक्स की डायमेंशन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर नहीं आएगी, इसलिए इसको वॉल्यूम बोलते हैं फेज सेल में। तो जब ये हम डी एक्स डी पी एक्स लेंगे तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहेगा कि छोटे से छोटा जो रीजन है, इनका जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो सदा एच के ऑर्डर का होगा, प्लैंक कांस्टेंट। क्लासिकल मैकेनिक्स में तुम छोटे से छोटा पार्टिकल ले सकते हो और ये कह सकते हो कि वो डायमेंशन लेस है। आप क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि फेज स्पेस के अंदर आप छोटे से छोटा पॉइंट भी लें, छोटे से छोटा पॉइंट, तब भी वो फेज स्पेस में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसकी जो वैल्यू है वो प्लैंक कांस्टेंट के ऑर्डर की होगी, जीरो नहीं होगी। ये फाइनाइट वैल्यू है। हालांकि ये वैल्यू 10 की पावर -34 के ऑर्डर की है। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें तुम्हें नंबर एक फेज सेल का तुम्हें पता चल गया कि इतना फेज स्पेस एच का रीजन कवर कर रहा है, इतना वॉल्यूम कवर कर रहा है, इसका टोटल वॉल्यूम तुमने पता कर लिया। तो इसमें फेज सेलों की संख्या कैसे निकालोगे? टोटल जो वॉल्यूम था जो कवर कर रहा था फेज सेल में, एक फेज सेल ने जो वॉल्यूम कवर किया उसको डिवाइड कर दो, एन पता चल गया। अब भी नहीं समझ पाए? अब क्वेश्चन सोचो, इसमें कितने क्वेश्चन बने। आप ये मत सोचना मैं इसमें बहुत डीप में चला जाऊंगा, लेकिन डीप में नहीं जाना चाहता, अभी कहाँ नहीं चाहता, डीप नहीं चाहता, नहीं तो इसी पर टॉपिक चलता रहेगा तुम्हारा।
छोटा सा आइडिया, चला था क्लासिकल मैकेनिक्स से और कहाँ ले गया तुम्हें, क्वांटम में ले गया, और खास तौर से फेज स्पेस कंसेप्ट पे ले गया, जहां क्या पढ़ा रहा था। और ये विचार आया कैसे मेरे माइंड में, था नहीं क्लास पढ़ाते समय, सोचा नहीं था, क्लास में माइंड यहां से शुरू हो गया, एक्स पी एक्स की कहानी आती, क्योंकि मैंने जैसे ही ट्रेजेक्टरी खींची तो मैं अगले क्वेश्चन पर पहुंचने लगा। तो क्या होता है, आप ये ना सोचे कि क्लासिकल क्वांटम पर निर्भर नहीं कर रही, क्योंकि सब अप्रोच तुमने क्लासिकल लगाई थी और यहां पे तुमने क्वांटम लगा दी। और बेसिकली ये क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, क्वांटम का एप्लीकेशन स्टैटिस्टिकल में। मुझसे कहा जाए एज ए स्टैटिस्टिकल टीचर, क्योंकि एमएससी में मैं लगातार पढ़ाता रहा हूं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो मैं कहूंगा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स तो सारी की सारी क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम का एप्लीकेशन है, और कुछ है ही नहीं। बस एक चीज उसमें और साथ जुड़ जाती है, फिनोमेनाओं का इंपैक्ट देख रहे होते हो जब टेम्परेचर बदल रहा होता है, और पार्टीशन फंक्शन उसकी खूबसूरती है। क्वांटम मैकेनिक्स नाज कर सकती है कि मेरे पास वेव फंक्शन है, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स नाज करती है कि मेरे पास पार्टीशन फंक्शन है। ये दोनों का है। एक समय पर तुम्हें जाके पता चलेगा, जब आप पढ़ोगे, डीप में जाओगे, तुम्हें यह पता चलेगा कि इस पार्टीशन फंक्शन में सब छिपा पड़ा है, पूरी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और यहां पे जब तुम्हें पता चलेगा, जब सारी क्वांटम पढ़ लोगे, तो पता चलेगा कि सब कुछ पीछा साई कर रहा था। अब आप सोच रहे होगे कि सर वेव फंक्शन पे नहीं गए, आप हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्लासिकल गए। एक चीज मैं सदा बताऊंगा, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर डिफरेंस नजर आएगा जब क्वांटम नंबर छोटा होगा। लेकिन जब क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होने लगेगी तो दोनों रिजल्ट सेम मिलने लगेंगे। और अर्नफेस्ट थ्योरम तो यही कहती है कि एवरेज क्वांटम मैकेनिक्स के जो रिजल्ट हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। एवरेज क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स जो होते हैं, अगर क्वांटम मैकेनिक्स रिजल्टों का औसत लिया जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स से रिजेंबल करता है। आगे जाकर डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप समझे होंगे। फिर से क्वेश्चन सुने। अब मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन बताता हूं क्या क्या आ सकता है यहां, उन क्वेश्चनों को सुनो। क्वेश्चन इसमें जो आ सकता है वो सबसे महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन देखो ये है कि वी एक्स एक्स कर्व पूछता है, सबसे आसान क्वेश्चन। आंसर आपको लगाना है, कैसा आएगा, पैराबोला। फिर तुमसे पूछेगा एक्स पी एक्स फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कैसे होता है, तो आंसर लगाओगे इलिप्स। एक्स वी एक्स कर्व पूछता है तो आंसर लगाओगे इलिप्स। फेज सेल जो हमारा इलिप्स है उसका अगर पूछता है वॉल्यूम क्या है फेज स्पेस में, तो आंसर मार्क करोगे ई अपॉन न्यू, ई एनर्जी न्यू फ्रीक्वेंसी। और अगर अगला क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ फेज सेल कितनी होंगी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो आंसर मार्क करोगे ई अपॉन एच न्यू। ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो यहां से पूछे जाने लायक क्वेश्चन थे। अभी ये मैं सोच रहा हूं ये पूरा हो गया, अभी तो चलेगा ये, अभी तो स्टार्टिंग फेज में है। तो क्लासिकल से क्वांटम, क्वांटम से क्लासिकल, ये क्वांटम स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। एक चीज मैं सदा से कहता रहा हूं, जहां भी एच देखो रिजल्ट में, सदा ये कह देना कि क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई हो गई है। और किसी भी एक्सप्रेशन में अगर उस एच को रिमूव कर सको कोई कंडीशन लगा के, तो वो कंडीशन ये कहेगी कि आप क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल में आ सकते हैं इस कंडीशन को अप्लाई करके। हर फिजिक्स का रिजल्ट आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को लार्ज करेंगे, कोई रिजल्ट लिखा हुआ है, जैसे हम टेम्परेचर लार्ज की कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उस एक्सप्रेशनों में से एच के निकलने की संभावना बढ़ेगी। जो भी एक्सप्रेशंस हमारे लिखे हुए हैं, क्या वंडरफुल फिजिक्स है जिसे तुम सोचते नहीं। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होना है, क्वांटम क्लासिकल में बदलनी है, वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अपने आप में सेट हो जाते हैं। अगर तुम्हारा रिजल्ट हाई टेम्परेचर के अप्लाई करने के बाद में क्लासिकल रिजल्ट से रिजेंबल नहीं करे, तो आपने आंसर गलत मार्क किया है। खैर वो चीजें मैं आगे बताऊंगा, एक ही लेक्चर में सब चीजें अगर काश हो पाती तो सबके नेट क्वालिफाई हो जाए करते, सब क्या बन जाए करते, सब प्रोफेसर ही होते या IAS ही होते, सब ऐसे ही बन जाते। क्या होता है, जीवन में ब्रेन का आधार मजबूत करने को बहुत लंबे स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। क्यों जी, मंजिलें जो है उन्हें हासिल होनी है जो स्ट्रगल के लिए तैयार है। एनर्जी की वैल्यू हमने ली, तो एनर्जी हमारे पास हो गई यहां E बराबर px² अपॉन 2m
प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं टोटली अलग अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूं इस प्रॉब्लम को, टोटली अलग से, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से नहीं गया गुणा भाग करता हुआ, टोटली सारे सॉल्यूशंस अलग ही अप्रोच से करूंगा। एनर्जी आपने लिख दी px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो मेरी बात है, x बराबर a और x बराबर माइनस a, ये हमारे क्या कहलाते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन करता गया तो यहाँ जहां वो ज्यादा, यहाँ से जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जितना मैक्सिमम जा सकता है वहां तक गया, वो उसका एम्पलीट्यूड है। एक बार राइट में जाएगा, एक बार लेफ्ट में जाएगा। तो x बराबर a पे या माइनस ए जहां एम्पलीट्यूड है, x यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। सदा जो होल एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। मुझसे अगर तुम पूछोगे तो मैं कहूंगा इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, एक ही काम हो रहा है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या होती चली गई, कन्वर्ट होती गई पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ पे पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल गई। अब क्या हुआ, रेस्टोरिंग फोर्स ने फिर से खींचा इसे और क्या कहा, वापस आओ। तो क्या हुआ, पार्टिकल ने वापस आया, उसने उसी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड हियर नथिंग इज हैपनिंग, ओनली चेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है, उस पॉइंट पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड वाइस वर्सा भी है। जब पार्टिकल x बराबर 0 पे आता है तो केवल और केवल उसके पास क्या, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर हो गई बात। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख के मैं इसको किसके इक्वल लिख दूं, हाफ के ए स्क्वायर। क्या किया मैंने, इसको px को 0 कर दिया। px 0 कहां है मेरा, वो है x बराबर प्लस माइनस ए के ऊपर। और जब मैं x की वैल्यू को प्लस ए लेता हूं या माइनस ए लेता हूं, तब जो वैल्यू है ये हाफ के स्क्वायर बदल जाती है। किसी स्प्रिंग को, ध्यान देना मेरी बात को, किसी स्प्रिंग को चाहे कंप्रेस करें चाहे उसे खींचे, पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसों में बराबर स्टोर होगी। कम समझे बात। जब उसको कंप्रेस कर रहे हैं तब भी वर्क कर रहे हो, जब उसे खींच रहे हो तब भी वर्क कर रहे हो। अगर खींचना x पॉजिटिव है तो कंप्रेशन x नेगेटिव है, लेकिन एक्सप्रेशन हमसे ये कहता है चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, स्क्वायर उसका सदा पॉजिटिव होगा। काश तुम समझ पाते। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों ही, और वंडरफुल फिजिक्स बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, चाहे कंप्रेशन हो चाहे रेयरफैक्शन हो, दोनों में मास बढ़ता है। अब तुम कहोगे सर मास कहां से बढ़ा। जब भी हम एनर्जी स्टोर करते हैं कहीं पे भी, तो आइंस्टीन आके खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं एनर्जी स्टोर करो तो मास इसका बढ़ना ही बढ़ना है। किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि वो मास तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन बढ़ गया। कहोगे कितना बढ़ गया सर, तो मैं कहूंगा मास जो उसका बढ़ गया वो हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बढ़ गया, जब तुमने एक्स खींच दी। वो कम समझे बात, बस और क्या। और पता क्यों ना चला, तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, अगर कोल्ड चाय और हॉट चाय में कहा जाए मास किसका ज्यादा, तो मैं पता है हॉट का बताऊंगा, तुम कोल्ड का बता रहे हो। हॉट का आंसर, तुम कहोगे सर क्यों, क्योंकि हॉट चाय को तुमने उसके साथ हीट एनर्जी उसके साथ अटैच है, और हीट एनर्जी जो जब तुमने दी है तो उसने उसका मास बढ़ाया है। तुम कहोगे सर पता क्यों ना चल रहा, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, 1 अपॉन जितनी एनर्जी देते हो उसे सी स्क्वायर से डिवाइड भी करते हो, और सी स्क्वायर कितना पहुंचा देता है उसे, 9 गुणा 10 की पावर 16 का मतलब 10 की पावर 17 मानो अप्रोक्स में। वो 10 की पावर माइनस, ऐसा समझो ना, m, चाय को हीट दे दी Q, तो m बराबर Q अपॉन सी स्क्वायर मास बढ़ गया उसका। ये तुम्हें बता दूं, ये एक बेहतरीन फिजिक्स चलती है साइमल्टेनियसली, जिन्हें हम महसूस नहीं करते लेकिन चलती है।
तुमने कहा हम नहीं मान रहे सर, मैं कहूँगा मत मानो, लेकिन तुम अगर नहीं मान रहे हो तो आइंस्टीन को फेल कर रहे हो, जो तुमसे हो नहीं रहा। हाँ, तुम इसलिए नहीं मानोगे कि सपोज किया तुमने हीट दे दी, पता चला तुमने कहा सर हमने तो 100 कैलोरी हीट दी थी। मैं कहां से आया था, मैं पता कंसेप्ट समझा रहा हूं एक दो चीजों पे, कि जब तुम स्प्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, दोनों बार मास बढ़ता है, महसूस नहीं होता। जब आप चाय पी रहे होते हो, गर्म चाय होती है तो उसका मास ज्यादा होता है ठंडी चाय से, लेकिन तुम उसे महसूस नहीं करते। अब तुम्हें बताता हूं क्यों नहीं महसूस करते। आया हो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव दुनिया में, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब सी स्क्वायर की वैल्यू को बिल्कुल सही जवाब है, 9 गुणा 10 की पावर 16 करोगे। जब इस वैल्यू को ऊपर लेके जाओगे तो ये मास इतना कम होगा कि हम तक दुनिया की कोई तराजू नहीं, कुछ नहीं जिसे जो इस ऑब्जर्वेशन को डिटेक्ट कर सके। इसलिए मौज करो। क्यों जी, मौज करना समझ गए? जो हो रहा है बहुत बहुत कुछ हो रहा है, और अच्छी बात है हमें पता ना चल रहा, लेकिन जब इंटरव्यू वाला पकड़ता है तो जो हो रहा है उसे पकड़ लेता है। वो ऐसे ही सवाल पूछता है, एक कोल्ड चाय है, एक हॉट चाय है, किसका मास ज्यादा? कहेगा जी इससे क्या मतलब, मास का क्या मतलब है? एक स्प्रिंग को खींच दिया, मास घटा या बढ़ा? बहुत सारे कहेंगे एक बार खींचेगा ऐसे, एक बार कहेगा कंप्रेस कर दिया। बताओ भाई मास बढ़ा घटा? फिर अल्टरनेट देगा तुम्हें, एक बार घटा एक बार बढ़ा। कब? जब बढ़ा, जब खींचा तो बढ़ गया, और जो कंप्रेस किया तो घट गया। बहुत खुश होकर आंसर लगाएंगे लोग। दोनों में उल्टा तो चलना ही चाहिए, जबकि आंसर केवल बढ़ना ही है। कम समझे बात, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर ने तय कर दिया कि एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों का असर एक ही है। पोटेंशियल एनर्जी दोनों में स्टोर होनी है और सेम होगी अगर एक्स सेम है तो। सीख गए बात? चलो, मैं तो आनंद ले रहा था, पता ना तुम्हारा क्या हुआ। दो कंसेप्टों पर डिस्कशन दे रहा था। फितरत सी हो गई है मेरी कि फिजिक्स पढ़ाते समय बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, तुमसे डिस्कस करता रहता हूँ। और क्या सोच रहा होता हूँ, गफलतों में रहता हूँ कि बच्चे फिजिक्स सीख रहे हैं, हो सकता है सही भी सोच रहा हूँ कि वास्तव में सीख रहे हैं। तो एनर्जी हमने क्या लिख ली? तुमने इसमें कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है ECL लगाया है तुमने, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। आगे बढ़ें, बढ़ जाए। इसके बाद हम इसे कैसे लेके चलें? px स्क्वायर, देखो 2 तो कैंसिल आउट ही हो रहा, तो इस 2 को भी काट ही लो। px स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? पहले इसको लेकर जाएं k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और m भी तो आएगा। क्यों जी, बताना, इधर से नहीं जाएगा? एक रिजल्ट तो देखो यहां से ये आ गया कि px स्क्वायर अपॉन 2m जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, इसे मैं लिख रहा हूं के मीन समझ गए, काइनेटिक एनर्जी, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी इजकल टू, देखें क्या आ गई बच्चों, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस के को ये के माना पड़ा ना, ये के कैपिटल के काइनेटिक एनर्जी के लिए था, और स्मॉल के किसके लिए था? स्मॉल के फोर्स कांस्टेंट का था। ये फोर्स कांस्टेंट है, ये कैपिटल के काइनेटिक एनर्जी का। थोड़ा सा और बड़ा कर दूं इसको, चलो जो तुम्हें पता रहे, कभी सब है कि एक के को, सबको के को एक ही मान लो। अगर मैं इनकी कर्व ट्रेसिंग करूं, इसकी और इसकी, दोनों की, और कर्व ट्रेसिंग से कुछ रिजल्ट्स निकालूं, तो देखो कर्व ट्रेसिंग मुझे क्या बताएंगे उसको सुने। देखना डायग्राम मेरा सही बन जाए, अगर गलत बना तो सब जिम्मेदारी तुम्हारी। क्यों जी, क्या करो, बच्चों पे डाल दो सब कहानी कि भाई तुमने सही सीधा क्यों नहीं खिंच पाया। ठीक बन गया?
देख के बताओ वहां से, तुम्हें सही दिखेगा। सही बन रहा है? क्या बन गया? चलो निभा लो भाई, इतना क्या हो गया। फिजिक्स सीखो, डायग्राम तुम खुद बना लेना। कुछ मेरे चेले ये चाहते थे कि सर रनिंग में पढ़ाओ, रनिंग में। अब रनिंग में तो ऐसे ही झेलना पड़ेगा। क्यों जी? रनिंग समझते हो? ये रनिंग क्लास है जिसमें आप बोल रहे हो, साथ साथ होता चला जा रहा है। अरे कैसा होता, पहले बोर्ड पे लिख लो। जो पुराने लेक्चर है उनमें ऐसे ही तो होता था, सब पहले बोर्ड पे लिख लो, उसमें कुछ इधर उधर दाएं बाएं करना तो पहले ही करके रख लो। अब इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है तो उसे बियर करो। देखो इसमें समझना क्या है, यहाँ जो कर्व है वो Vx का भी है और काइनेटिक एनर्जी। देखो फिजिक्स सीखो, मेन बात पता है क्या, फिजिक्स सीखो। और E, ये तो तीन चीज इधर हैं। ये x की वैल्यू -a है, यहाँ x की वैल्यू +a है। ये x हमारा 0 है। ये जो कर्व है, ये कर्व, ये Vx = ½ के x² का कर्व है। सब समझाऊंगा मैं इसे क्यों ले रहा हूं ऐसा। ये जो कर्व है डॉटेड कर्व, डॉटेड समझ रहे हो, दिस वन, ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, ½ के a² - x²। और ये जो ये ऊपर लाइन खिंची हुई है, ये एनर्जी का कर्व है, E कर्व, ½ के a²। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, सुने, और सुनने से ज्यादा समझें। देखो मैं कर्व पे नहीं जा रहा हूं कि कर्व मेरा कैसा आ रहा है, ये मेरा वो नहीं है। मैं फिजिक्स बोलूंगा, फिर तुमसे कहूंगा कर्व में ढूंढो ऐसा है या नहीं है। यहां मेरी फिजिक्स क्या कह रही थी उसको सुने। यहां फिजिक्स कहती है कि जब पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अपने कर्व में देखो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट आपसे ये कहता है, फिजिक्स का महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे कहूंगा मैं, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर ये होता है कि जब पार्टिकल x = 0 पे था तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 थी। जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होता है, एम्पलीट्यूड पर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो हमारी 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ऐसा है या नहीं है? देखो डायग्राम में देखो, देख लो। दो चीजें तो पहले यही देखो, x = 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, देखें कर्व, लेकिन ये वाला कर्व है मैक्सिमम वैल्यू लिए बैठा है। पहली चीज तो यहां से तय हो गई। अब दूसरा देखो, जब x बराबर ये हुआ तो ये कर्व मैक्सिमम वैल्यू रखे हुए है, लेकिन ये कर्व मिनिमम वैल्यू रखे हुए 0 हो गई। तो इसकी शेप पैराबोला है, इसकी शेप भी पैराबोला है, लेकिन ये इन्वर्टेड पैराबोला है एक दूसरे के। इसकी शेप और इसकी शेप इन्वर्टेड है, और ये केवल दो बातें कह रहे हैं सिंपल। क्या कह रहे हैं? जब एनर्जी कंजर्व रहती है तो अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ती जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है, और इसका वाइस वर्सा। केवल और केवल दो पॉइंट ऐसे थे, ध्यान देना मेरी बात। देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स एट विच पार्टिकल्स के पास या तो होल काइनेटिक एनर्जी थी, पार्टिकल ओनली पोसेस द होल काइनेटिक एनर्जी और होल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस बिंदु पे x = 0 पे एक एनर्जी हमारी 0 थी, वो थी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उस समय पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। जब इस बिंदु पे गए तो रिवर्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। और बाकी इनके बीच में कोई भी पॉइंट हम क्यों ना लें, एनर्जी सदा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फॉर्मों में मिलती है। जब पार्टिकल यहां होता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, यहां होता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट क्यों ना हो, पार्शियली काइनेटिक एनर्जी और पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी होती है। मेरी बात समझ आती है, नहीं आती? अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस क्या आते हैं। कर्व में तीन चीजें यहां से सीखें, तीन चीजें कर्व से।
अगर वो कहता है Vx और x कर्व खींचते हैं, आंसर क्या है? पैराबोला। कहता है काइनेटिक एनर्जी और x के लिए कर्व खींच रहे हैं, तो आंसर फिर पैराबोला, लेकिन 180 फेज के, मतलब जो उसका इन्वर्टेड डायग्राम है, इसकी जो बिल्कुल उल्टी इमेज है, फेज शिफ्ट है। फेज शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? फेज शिफ्ट का मतलब यही है कि उल्टा चल रहा है, जस्ट रिवर्स चल रहे हैं दोनों कर्व, लेकिन शेप पैराबोला ही है। और तीसरा ये कि जो एनर्जी है वो बिल्कुल फिक्स है, एनर्जी में बदलाव नहीं हो रहा। बात को समझ गए? तीन चीजें ये कर्व बता रहा है। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस ये तो कर्व ये हैं ही, उसके अलावा देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं सिंपली आते हुए कंपटीशंस की दुनिया में कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को यहां डिवाइड कर दो, के अपॉन पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गई बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हमारा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ के, तो यहां से वैल्यू नहीं आ गई कितनी? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो एक्सप्रेशंस को। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। मैं इधर जाके कुछ चीजें रब करना चाहूंगा, कुछ प्रॉब्लम बताना चाहूंगा कि क्या क्या इस पे क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ देखो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक पार्टिकल x बराबर a/2 पर है। क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के आधा है। आप बताएं कि पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और फिर ये भी पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी की रेशो क्या होगी। इस तरीका के क्वेश्चंस देखे गए हैं। या पूछता है उल्टा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। एक तो इस तरीका के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन अगर आपको चीज़ें पता है कैसे एलोबरेट होती हैं तो आपके लिए राहें और भी आसान हो जाती हैं। तो एनर्जी का जहाँ तक मामला है वो तो हमारी एनर्जी पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वो तो हमारी हाफ के ए स्क्वायर होनी है। और ये भी याद रखना कि यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर है, तो आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्यों? आप कहेंगे a/2 पे सर एनर्जी इतनी क्यों लिख दी? क्यों? क्योंकि हमारा टोटल एनर्जी सदा कंजर्व रहती है, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर निर्भर करती है, और एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। अब क्या होगा? आप गए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने, तो हाफ के एक्स स्क्वायर ले लें। क्या आ गया बच्चों? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, यही तो आएगा। एक्स की वैल्यू को क्या रख दो, और ये भी याद रखना कि जो आप x बराबर a/2 पे ले रहे हैं वही आंसर सेम माइनस a/2 पे भी रहने। कभी बदल दो आंसर, सेम है कहानी, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो? चाहे पार्टिकल इधर चले चाहे इधर चले, सेम सिचुएशन है। क्या आ गया बच्चों? है ये आंसर मैं E/4 लिखूंगा, तुम कुछ और तो नहीं लिख रहे हो? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पर मैंने E/4 लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालें, पोटेंशियल तो निकाल दी। वन अपॉन एम 2m ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या रख दो, या तो a/2 या माइनस a/2। तो क्या मैं सुनना चाहता हूं, ये 3a² 4 बन गया, और इसे मैं 3E/4 लिख सकता हूं। बात समझ आ गई?
ई निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब क्या कुछ कहा है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी की रेशो निकालो। मुझे लग रहा है 3/1 आ गई नहीं, 3/4 ये है, E/4 ये है, और अगर उल्टा कहता है 1/3 होगी। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव दुनिया में काफी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस पीसीएस मेंस में कई बार आ चुका है, आईएएस मेंस तक में भी आ चुका है। क्या कहता है, पूछता है कि x बराबर, और ये मैं सोच रहा कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस पर लाइन लग के क्वेश्चन आते हैं। कहता है वो x निकालिए। ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, और आपने देखा होगा एक नहीं किया, इसमें एक ही क्वेश्चन की मैंने कई चीजें बताई आपको। एनर्जी, आप एम्पलीट्यूड x कहीं भी कुछ भी है, एनर्जी सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनकी रेशो। अब जैसे क्वेश्चन एक बार ये आया कॉम्पिटिटिव दुनिया में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये अप्लाइड करा रहा हूं सब, ये क्वेश्चन अप्लाइड में कराया मैंने क्लासिकल में, ये सब अप्लाइड साथ साथ लेकर चल रहा हूं। पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। आ चुका है क्वेश्चन। या कहता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 1 है, मीन्स दोनों को बराबर बराबर कहां होंगी। और वहां पता आंसर में क्या कहता है, x बराबर A/2 सबसे पहले आंसर देता है। बच्चा सोचता है सबसे बढ़िया जाल में फंस गया वो। क्या सोचेगा, आधे पे होगा, आधे पे नहीं हो रहा। क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी आपकी हाफ के A² माइनस x²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, हाफ के x²। हाफ के से हाफ के को क्या कर दो, कैंसिल आउट। A² माइनस x² की वैल्यू कितनी, x²। 2x² कितना बन गया, A²। x² की वैल्यू कितनी बन गई, x इक्वल टू, प्लस माइनस जरूर लगा देना, नहीं तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। प्लस माइनस A/√2 इज द आंसर। ये एक ही अप्लाइड के 4-5 चीजें बता रहा था, पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैं जितनी मैंने लाइफ में क्वेश्चन देखे हैं इस टॉपिकों पे आते हुए, उन्हें सब डिस्कस करता हूं मैं साथ साथ, जिससे आपको पता चले आता क्या है। पूछा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, वो x बताइए जिस पे एनर्जी आधी काइनेटिक एनर्जी होगी, आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये आंसर बात करना है। कहता है वो x बताइए जिस x पे पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी 1/4 E/4 हो, वो पॉइंट पता करना है। तो आंसर A/2 है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं इस x की वैल्यू को √3 A/2 ले लेता हूं तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है उसको सुने। 4 से 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं इनमें से इस फॉर्म पे। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे बराबर बटेगी, x बराबर A/2 माइनस A/2 पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की रेशो क्या होगी। यहां फिर से चेंज करेगा, कहेगा वो पॉइंट बताइए जिस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशो 3 और 1 है। तब भी आपका आंसर यही है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की रेशो 3 और 1 ही तो है। क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज करता है। इक्वल पे पूछता है, ये करें। और अभी ये ना सोचे कि पूरा हो गया, अभी तो चलेगा इस पे क्वेश्चन। अप्लाइड कंसेप्ट ही बता रहा हूं मैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव दुनिया में, आते ही रहते हैं यहां से क्वेश्चंस। बढ़े आगे बच्चों, कुछ पूछना चाहो तो यहां तक बताओ मुझे। मैं जैसे इसका क्लासिकल कंसेप्ट डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं क्लासिकल रिजल्टों के एक बार तो मैं पूरे इलोवेशन बता दूंगा, और फिर क्वांटम मैकेनिक्स पे जाऊंगा। क्या कहूंगा, अब रिजल्ट हमें क्वांटम से चाहिए, यही जो क्लासिकल ये कह रही है क्वांटम क्या कहती है। तो 2 पार्ट्स में इस टॉपिक को ले रहा हूं। ये पूरा का पूरा लेक्चर देखो मैंने किस पोर्शन पर भी मैंने चालू किया है कि मैं क्लासिकल मैकेनिक्स से शुरू किया था, रेस्टोरिंग फोर्स से शुरू किया,
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई किया, फेज सेल फेज स्पेस कंसेप्ट भी इसमें बताए, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री में डिस्कस कर ही रहा था इसमें। फिर क्वेश्चंस करा रहा हूँ कैसे कैसे कि किस एक्स पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम होंगी, इस तरीका के क्वेश्चंस। उसके अलावा 2-3 तरीका की क्वेश्चंस और देखें जो इस पर पूछे गए हैं, रेगुलर पूछे जाते हैं कि हमारे पास जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया तो ई को हम लिखेंगे यहाँ से बच्चों हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ये तो हमारी क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स बराबर प्लस माइनस ए पे वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाफ से इस पूरे हाफ को कैंसिल आउट कर दें, इस यहाँ से एनर्जी को हटा लें। अब तो यहाँ से एक्स डॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डॉट स्क्वायर यहाँ से आएगा हमारा के अपॉन एम, और क्या आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, ये हमारा के अपॉन एम क्या है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। ये पार्टिकल की वेलोसिटी निकल गई। हर एक्स पे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किस फॉर्मूले से निकालें, इससे निकालें, और इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कोई भी क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है, कहता है x बराबर 0 पे वेलोसिटी निकालिए, ओमेगा और ए दे देगा, तो v बराबर ओमेगा ए लगा दो बस, सिंपल। कहता है x बराबर ए पे वेलोसिटी क्या है, तो देखो 0 दे रहा है, x बराबर ए और प्लस माइनस ए पे वेलोसिटी 0 है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? यही 2-3 क्वेश्चन इस पे हैं। कहता है x बराबर a/2 पे वेलोसिटी बताइए क्या होगी, क्या कर दो x की a/2 रख दो, फॉर्मूले में वैल्यू निकाल लो। और प्लस माइनस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशंस यहाँ से राइट में जानी है उसी तरीका का नेगेटिव में होगा, केवल साइन बदलेगा। अगर इधर को पार्टिकल की चलते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर को माइनस लोगे, क्योंकि पार्टिकल दोनों तरफ जाता है। एक तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव ले रखी है तुमने, सपोज किया ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हो तो पार्टिकल जब इधर जाएगा तो उसे माइनस में लोगे, ये है माइनस साइन का मतलब है। मतलब सब चीज़ों के होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस आ रहा तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग सबके होते हैं, तो उन मीनिंगों को भी सोचते रहें। तो यहाँ से हमारे पास एक्स डॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ इस एक्स डॉट को क्या लिख दें डी एक्स अपॉन डी टी। ये तो सब जानते होंगे कि वेलोसिटी जो बनती है वो डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल होती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई डी एक्स अपॉन डी टी, और ये हमारी वैल्यू आ गई प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू प्लस माइनस ओमेगा डी टी। क्या लगा दिया इस पे, इंटीग्रेट कर दो। क्या चाहते हो, कुछ नहीं चाहते, है ना? कुछ नहीं चाहते, हमें तो पता ही नहीं कि हम चाहते क्या है, उसे तो ढूंढ रहे हैं कि हम चाहते क्या है। यहां से हमें एक्स की रिलेशन पता चलेगा कैसे, एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स और टी क्या लिया जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हो? हाँ जी, सब्स्टिट्यूट क्या करें, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करें, एक्स की वैल्यू को इस इंटीग्रल में क्या रख दें कुछ देर के लिए ए साइन थीटा, तो डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा टी थीटा। यहां पे क्या आ जाएगा यहां से बच्चों, हाँ जी, ऊपर तो आ गया हमारा ए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या मिल गया
ये भी यही मिल गया, देखो नहीं मिला। एक्स की जगह पे साइन थीटा रखोगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर ले आओ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रूट लोगे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, इजकल टू कितना प्लस माइनस ओमेगा टी। और पहली बार में इसमें प्लस ले लेते हैं, हालांकि मैं ये भी बताऊंगा कि प्लस क्यों ले लिया मैंने, माइनस ले लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सब बता ही देता हूं। जब जैसे हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये थीटा आ गया, जी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और यहाँ ओमेगा टी आ चुका है। क्या चाहते थे, इतनी मेहनत की, क्या मिला, केवल थीटा बराबर ओमेगा टी, और टी बराबर 0 पे थीटा को 0 मान लो। अब कंडीशंस तो तुम्हें लगानी है कि तुम इस पे कंडीशंस क्या लगा रहे हो, उसका भी मैं मीनिंग समझा दूंगा कि कंडीशंस हम कैसे लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा वेट करो। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या बन गई बच्चों? हाँ जी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये मान लो कुछ देर के लिए कि थीटा की वैल्यू 0 थी जब टी 0 था, तो ए 0 हो गया, बराबर कितना ओमेगा टी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, ए साइन ओमेगा टी। कुछ और चाहते थे? और इसका मतलब ये था, ये सॉल्यूशन कब होगा, जब थीटा 0 था। कब? जब टाइम 0 था। तो एसएचएम का सॉल्यूशन होता है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। अगर थीटा की वैल्यू π/2 होगी जब टी 0 है, तो सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, तब कॉस में होगा सॉल्यूशन। आपके रिजल्ट्स में केवल ये इंपॉर्टेंट होता है कि पार्टिकल को जब आपने एसएचएम काउंट करना शुरू कर रहे हो तो वहां टाइम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे आपने क्या किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना चाहते हो, एक थ्रेड लिया, उसमें एक बॉब लटका दिया छोटे मास का, उसको ऊपर छोड़ा, तो अगर आपने जिस समय पे थीटा बराबर 0 पे था बॉब, अगर वहां से टाइम नोट करना शुरू किया है तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपने ऊपर जाकर छोड़ा है, वहां से काउंट करोगे, तो फिर आपका एंगल उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। लेकिन साथ